हेलो बच्चों, बेटे कैसे हो आप लोग। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं योजनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लान। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बार रिकैपिटुलेट किया जाएगा, रिवाइज कराया जाएगा, दोहराया जाएगा कि प्लानिंग क्या होती है, प्लान क्या होता है। उसके बाद ही हम ये कैटेगराइज कर पाएंगे कि हमारी जो प्लान्स होते हैं, योजनाएं होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। प्लानिंग या नियोजन आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। हमारे नियोजन से अभिप्राय उन सभी गतिविधियों का निर्धारण करने से है जो हम भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करने वाले हैं। मतलब उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा कौन सा कार्य कहाँ पर किया जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, नियोजन बोलते हैं। यहाँ हम उद्देश्य को डिटरमाइन करते हैं, फिर नीतियां बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं, मेथड्स, प्रोग्राम सब कुछ डिसाइड करते हैं उन अल्टरनेटिव में से, उन विकल्पों में से जो विकल्प हमें हर एक प्रकार के प्लान के अवेलेबल होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्लान क्या होता है। बेटे उस कार्य समूह को जो किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्लान। प्लान हमारे दो प्रकार के होते हैं, योजनाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो योजनाएं जिनको अगर हम एक बार बना लें और उनको ही बार बार यूज करते रहें, उसी प्रकार की स्थिति में जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान या हमारे स्थिर प्लान होते हैं। फिर होते हैं हमारे सिंगल यूज प्लान, ऐसी योजनाएं जिनको संस्था के द्वारा एक विशेष समस्या का समाधान करने के लिए बनाया जाता है। जैसे ही समस्या समाप्त होती है वो योजना भी समाप्त हो जाती है। दोबारा से अगर वैसी ही हमारी समस्या उत्पन्न होगी तो उसके लिए नया ही वो प्लान बनाया जाएगा, नई ही योजना बनाई जाएगी। पुरानी वाली योजना काम नहीं करेगी, क्योंकि इनका जो डिस्पोजिशन होता है, इनका जो नेचर होता है, इनका जो कंपोजिशन होता है, डायनेमिक्स होते हैं, वो हमारे वेरी करते हैं हर एक टाइम जब भी वो प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है। अब हमने यहाँ मेंशन कर रखी है कि ऐसे कौन से प्लान्स हैं जो हमारे स्टैंडिंग प्लान है, मतलब स्थिर योजनाएं हैं, और ये हमारी परिवर्तनशील योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो स्थिर भी होती हैं और परिवर्तनशील भी होती हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं विजन है, मिशन है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी हमारे स्टैंडिंग प्लान हो सकते हैं। जो हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं वो भी स्टैंडिंग प्लान होते हैं। पॉलिसीज हैं जिसको आप नीति बोल सकते हो, नियम बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो, प्रोसीजर, वो सभी क्या होते हैं, हमारे स्टैंडिंग प्लान होते हैं। एक बार हम बना लेते हैं, बार बार उनको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। लंबे समय तक वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी कार्य करने में या कार्य निष्पादन में सहायता प्रदान करते हैं। फिर बात करते हैं ऐसी योजनाओं की जो किसी विशेष सिचुएशन के साथ, स्थिति के साथ डील करने के लिए बनाए जाते हैं। स्पेसिफिकली हम यहाँ बात करते हैं प्रोग्राम्स और बजट की, कार्यक्रम और बजट होते हैं। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजी की या डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव लक्ष्यों की बात करें तो वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, सिंगल यूज प्लान। एक बार एक साल के लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया, अगले साल में हम वैसा ही लक्ष्य या वैसा ही उद्देश्य निर्धारित नहीं करने वाले हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए। अगर हमारी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इंप्रूव हुई है तो हम ज्यादा उद्देश्य निर्धारित करेंगे। अगर वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, मार्केट सर्कमस्टेंसेस डिफिकल्ट हो गए हैं, तो हम निम्न स्तर का उद्देश्य भी निर्धारित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजन या दर्शन की। बेटे दर्शन से क्या अभिप्राय होता है, वो इमेज, वो छवि जो एक संस्था अपने लिए समाज में या बाजार में बनाना चाहती है, उसे ही हम दर्शन बोलते हैं। जैसे कि हम एक स्कूल हैं तो हम क्या चाहेंगे कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले। दैट वी वांट टू हैव ए डिस्क्रिमिनेशन एट फ्री एक्सेस टू द एजुकेशन। वो हमारा विजन है कि हम किसी भी आधार को, आर्थिक आधार को या जातिगत आधार को या धर्म के आधार को आधार बनाए हुए, डिफरेंसेस को आधार बनाए हुए हम क्या करेंगे, सभी विद्यार्थियों को अपनी संस्था में एडमिशन प्राप्त करने का अधिकार देंगे, चाहे उनके अंदर कैसे भी डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट द एजुकेशनल लेवल डिफरेंसेस। तो हम यहाँ बात करेंगे अपने विजन की, और फिर बात करते हैं मिशन की। दैट मीन्स हमारा लक्ष्य, दीर्घकालीन हमारा उद्देश्य या वो रणनीति या वो रोड मैप जो हम अपने विजन को प्राप्त करने के लिए, अपने दृश्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी संस्था में एक कल्चर डेवलप करने के लिए, उसकी कोर वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए बनाने वाले हैं, उसको बोलते हैं मिशन। मिशन या लक्ष्य ये बताता है कि संस्था की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संस्था कौन से कार्य कर रही है, कर्मचारियों के लिए वो क्या कर रही है, समाज के लिए क्या कर रही है, मालिकों के लिए वो क्या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ विजन बताया है हमारा कि हमें भेदभावपूर्ण एजुकेशन को एक्सेस कराना है सभी स्टूडेंट्स को, जबकि हमारा मिशन क्या हो सकता है कि अभी हमारे पास जो 2000 सीट्स हैं उनको हम आने वाले 10 वर्षों में बढ़ाकर 50,000 या 50,000 सीट्स करना चाहते हैं। दैट इज गोइंग टू बी आवर मिशन। उसके बाद बात करते हैं उद्देश्य। बेटे उद्देश्य हमारे वो रिजल्ट्स होते हैं, वो एम्स होते हैं जिनको हमें वर्ष के दौरान अचीव करना होता है, हमें प्राप्त करना होता है। ये उद्देश्य हम संस्था के हर एक पद के लिए भी निर्धारित करते हैं, हर एक विभाग के लिए भी निर्धारित करते हैं, हर एक डिवीजन के लिए भी निर्धारित करते हैं और पूरी संस्था के लिए भी हम कोई ना कोई उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित
कर देते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य में यही डिफरेंस होता है कि जो लक्ष्य होते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म्स होते हैं, जबकि हमारे जो उद्देश्य होते हैं वो 1 वर्ष से संबंधित हमारे हो सकते हैं। यहां ये हमारे क्वांटिफाइड रिजल्ट होते हैं, मतलब नंबर की टर्म में हमें परिभाषित करना पड़ता है कि हम इस साल 20,000 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित करना चाहेंगे, 2 लाख यूनिट्स को बेचना चाहेंगे, या 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करना चाहेंगे, या 50% बाजार हिस्से को प्राप्त करना चाहेगी संस्था इस वर्ष के दौरान, उसको हम उद्देश्य बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज या रणनीति। बेटे रणनीति क्या होता है? एक विस्तृत रणनीति होती है, एक बैटल प्लान होता है जिसके अंदर हम सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ये निर्धारित करते हैं कि किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए हमें कौन से कार्य करने हैं। जैसे हमें नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करना है 10,000 से बढ़ाकर उसको, या 2,000 से बढ़ाकर 50,000 तक करना है, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या डिसाइड किया कि जो 20% एडमिशन रहेंगे वो हम थ्रू स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफर करेंगे उस वर्ग के लोगों के लिए जो उस स्टैंडर्ड की एजुकेशन को प्राप्त करने की आर्थिक स्थिति नहीं रखते हैं, लेकिन उनके बच्चे एजुकेशनली काफी ज्यादा एडवांस हैं। सो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन ऑफर करना चाहिए। जबकि जो 20% सीट्स हैं वो हम ऐसे लोगों को ऑफर करने वाले हैं जो इकोनॉमिकली काफी साउंड है लेकिन एजुकेशनली उतने ज्यादा डेवलप नहीं है। सो उनसे हम डोनेशन लेंगे और उस एक्सपेंस को फाइनेंस करेंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में हमारी सहायता करेगा। नई बिल्डिंग, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमारी बिल्डिंग को वित्त उपलब्ध कराएगा। दैट इज गोइंग टू बी आर स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी भी होती है हमारी, मतलब संस्था के लिए भी एक स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है, और किसी विभाग के लिए या किसी समस्या के लिए भी हमारी रणनीति हो सकती है। इसीलिए उद्देश्य और रणनीति हमारे दोनों प्रकार के होते हैं। स्थिर योजनाएं भी होती हैं और वो अल्पकालीन योजनाएं भी हमारी हो सकती हैं। फिर बात करते हैं नीति। नीति वो मार्गदर्शक स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब ये हमें दिए गए सुझाव होते हैं जो निर्णय लेने में या किसी कार्य को करने में हमारी सहायता प्रदान करते हैं। हमें क्या करना चाहिए ये बताते हैं कि कौन सी सीमाओं के अंदर रहकर किसी प्रबंधक को निर्णय लेना है। जो नीतियां होती हैं वो कार्य करने के अलग अलग पहलू से संबंधित हो सकती हैं, जैसे हमारी कर्मचारियों के सिलेक्शन से रिलेटेड नीति है, या उधार विक्रय से रिलेटेड नीति है, या हमारी सप्लायर से क्रय करने से संबंधित नीति है, या छूट देने से, ग्राहकों को छूट देने से संबंधित हमारी नीति है। ये सभी हमारी नीति होती है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं निर्णय लेते समय, डिसीजन मेकिंग के वक्त। फिर हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर। बेटे प्रोसीजर उस मैनर को बोलते हैं, उस ऑर्डर को बोलते हैं, उस क्रमबद्ध कार्य करने के तरीके को बोलते हैं जो किसी पॉलिसी के अंदर निर्धारित किया गया है। मतलब अगर किसी टास्क को या कार्य को हमें कंप्लीट करना है तो उसको कंप्लीशन में जो एक्टिविटीज हैं उनको किस सीरीज में या किस ऑर्डर में हमें परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड आर प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजर्स होते हैं वो पॉलिसीज के अंडर ही डिसाइड किए जाते हैं, जबकि पॉलिसीज होते हैं वो मीन्स होते हैं, वो मार्ग होते हैं जो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं मेथड्स की। देखो एक प्रोसीजर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है ताकि हम किसी विशेष उद्देश्य को या कार्य को समाप्त कर सकें, और हर एक कार्य को करने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, जो मैनर होती है, उसी को हम बोलते हैं मेथड। जैसे हमारा एक प्रोसीजर है कि हम उन ग्राहकों से जब पैसे कलेक्ट करना शुरू करेंगे, जिन ग्राहकों को हमने उधार में विक्रय कर रखा है, तो पहले हम रिमाइंडर सेंड करेंगे, फिर उनको पर्सनली कॉन्टेक्ट करेंगे, फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो हम उनके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे। तो पहली बार जब हम उनसे संपर्क करने जा रहे हैं तो क्या हम टेक्स्ट मैसेज से करें, वॉइस कॉल करें उनको रियल टाइम बेसिस पे, या फिर एक ऑडियो मैसेज हम उनको सेंड करें, दैट इज गोइंग टू बी आवर मेथड। तो हर एक एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज है ना प्रोसीजर के अंदर, हर एक एक्टिविटीज का अपना एक अलग से मेथड होता है, उसको बोलते हैं हम कार्य करने का तरीका। फिर हम बात करते हैं नियम। देखो नियम का सभी को पता है, नियम वो दिशा निर्देश होते हैं जो हमारे निर्णय लेने के कार्य को समाप्त कर देते हैं। मतलब वो रेडीमेड निर्णय होते हैं हमारे लिए, हमें ये बताते हैं क्या हमें करना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर और क्या हमें नहीं करना है। जैसे अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी एड्स के साथ ही काम करना पड़ेगा। किसी टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे हैं तो स्मोकिंग वहां पर प्रोहिबिटेड है। अगर हम किसी बैंक में क्लर्क हैं तो गोशिप, जब भी हम कैश रिसीव कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं तो गोशिप अलाउड नहीं होता, जिसकी वजह से हमें मेजर लॉसेस हो सकते हैं। ए सिंगल जीरो कैन क्रिएट ह्यूज इम्पैक्ट। 10 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए की पेमेंट हो सकती है। तो आप लोग इस सेंसिटिविटी को समझते हैं कि जो नियम होते हैं वो ये बता देते हैं हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब निर्णय लेने का हमारा चक्कर ही समाप्त हो जाता है। फिर हम बात करते हैं जो हमारे सिंगल यूज प्लान्स होते हैं उनके बारे में। जो परिवर्तनशील योजनाएं होती हैं हमें बार बार बनाने पड़ते हैं, विशेष नेचर की जो समस्याएं होती हैं उनके लिए सबसे पहला आता है हमारा कार्यक्रम या प्रोग्राम। ये वो विस्तृत
कार्य समूह है जिसको किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम निर्धारित करते हैं। इसमें स्पेसिफिकली हम 4 बिंदुओं पर काम करते हैं। हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, हमें कब करना है और किसके लिए हमें करना है। जैसे हम बात करते हैं सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम कि हमारी संस्था में है ना स्टॉक बिक नहीं पा रहा है, जो सामान हम बना रहे हैं वो इकट्ठा होता जा रहा है, बाजार में हमारे द्वारा उत्पादित उत्पाद की मांग कम हो गई है। तो हम एक विक्रय संवर्धन प्रोग्राम लेके आए हैं कि हमें सेल्स प्रमोशन करना है किसी विशेष ओकेजन का सहारा लेके, या एट द एंड ऑफ ईयर हमें कोई स्कीम लेके आनी है जिसके माध्यम से हम अपने उस स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा बेच पाए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो हमारा आउटडेटेड हो जाएगा, मॉडल उसका चेंज होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा ऑटोमोबाइल्स के अंदर काफी सारे स्कीम्स आते रहते हैं, या जो हमारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं वो उस स्टॉक को सेल ऑफ करने के लिए काफी सारे स्कीम्स लेकर आते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या निर्धारित करना पड़ेगा, भाई कौन से डिवाइसेस को हम यूज करें, व्हाट वी शुड यूज। जैसे डिबेट है, डिस्काउंट है, कूपन्स है, हमारा कोई गेम वगैरह है, किस प्रकार से हम कौन से डिवाइस को यूज करते हुए सेल्स प्रोग्राम को लॉन्च करें। दैट मीन्स हाउ, किस तरह की ग्राहक को, हाउ कौन सा बिहेवियर ग्राहक रिवील करे, मतलब किस क्वांटिटी में गुड्स को खरीदे, किस फ्रिक्वेंसी में गुड को खरीदे, ताकि हम उसको स्कीम का पार्ट बना सकें। फिर हम बात करते हैं व्हेन, पीरियड, कौन सा पीरियड रहेगा, दिवाली ऑफर रहेगा, होली में कोई ऑफर आया है, या एट द एंड ऑफ ईयर हमारा कोई ऑफर होने वाला है ऑफ स्टॉक को सेल करने के लिए। फिर डिसाइड करते हैं हु मीन्स बेनिफिशियरी कौन रहेगा उस स्कीम का। सो ये सारा का सारा हम प्रोग्राम के अंदर डिसाइड करते हैं। फिर आता है बजट। बजट क्या होता है बेटे, बजट एक ऐसा विस्तृत योजना है जो हमारे लक्ष्यों को नंबर की टर्म में परिभाषित करता है। ये बताता है इस वर्ष हमें कितना संभावित विक्रय मिलेगा, इस वर्ष हम कितना प्रोडक्शन पर खर्च करेंगे, अलग अलग जैसे लेबर पर कितना खर्च करेंगे, मटेरियल पर कितना खर्च करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर कितना खर्च करेंगे, या फिर हमारे पास कितने संसाधन होंगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य हमारी संस्था प्राप्त करना चाहती है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे जो योजनाएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। वो योजनाएं जो बार बार बनानी पड़ती हैं, वो योजनाएं जो हमें बार बार नहीं बनानी पड़ती, एक बार बना लेते हैं और कार्यकाल के दौरान उसी को हम इस्तेमाल करते रहते हैं। कुछ ऐसी योजनाएं भी होती हैं जिनका नेचर दोनों होता है, वो सिंगल यूज फ्री योजनाएं भी होती हैं और परिवर्तनशील योजनाएं भी होती हैं। उनके अंदर हम ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज को शामिल कर लेते हैं। जब कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं तो वही हमारे स्टैंडिंग हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल लेवल स्ट्रेटजीज की कि विक्रय विभाग की क्या रणनीति रहेगी, हमारे क्रय विभाग की क्या रणनीति रहेगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो विपणन विभाग है उसकी क्या रणनीति रहेगी, या जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसकी क्या रणनीति रहेगी, तो वो क्या कहलाते हैं, सिंगल यूज प्लान भी हमारे कहला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। आप लोगों से फिर से अनुरोध करेंगे, आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें और हमारा नेशन जिस डायरेक्शन में सक्सेसफुली प्रोसीड कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसको बढ़ते रहने के लिए आप उसका हौसला बनाए रखें। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर भी करें, हमें कमेंट्स भी करें अगर आप लोगों को कोई समस्या आती है, और बार बार हमारे वीडियोस को देखते रहें। अगर कोई सुझाव आपके पास है वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।